चलिए हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं, जो हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है। सेल्स को जब भी हम लोग कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से कि एक सेल लिया, ये 1.5 वोल्ट का सेल है, इसके ऊपर दूसरा सेल इस तरीके से लगाया तो अब ये हो जाएगा 3 वोल्ट्स। अगर इसके ऊपर एक सेल और लगा देता हूं तो ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट्स का ईएमएफ। एक सेल 1.5 वोल्ट, इसी के पॉजिटिव नेगेटिव को अगर मैं टच करूं दूसरे सेल से तो जाएगा 3 वोल्ट्स, और अगर 3 सेल्स लगा देते तो हो जाएगा 4.5 वोल्ट्स। हम लोग सेल्स को ऐसे ही इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग जब भी सेल्स को लगाते हैं, जैसे मैंने ये लिया एक सेल और एक सेल के पीछे में मैंने लगा दिया दूसरा सेल कुछ इस तरीके से, और फिर इसके पीछे में लगा दिया एक तीसरा सेल और कुछ इस तरीके से, एक के पीछे हम लोग एक सेल कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं। रिमोट्स वगैरह में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सेल्स जो लगते हैं, एक सेल ऐसा लगता है और दूसरा सेल उल्टा लगता है, कुछ इस तरीके से रिमोट वगैरह में ऐसे भी लगते हैं। मगर इंटर्न अगर आप देखोगे ना तो अंदर जो सर्किट होता है वो इससे जुड़ा हुआ रहता है, और ये एक तरफ से इनपुट होता है तो दूसरी तरफ से ऐसे आउटपुट होता है, कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल ये भी एक के पीछे एक ही लगे हुए हैं, मगर इसमें आपको लगता है ऐसा जैसे पैरेलल में लगे, मगर नहीं रहते हैं सीरीज में ही। ये कॉम्बिनेशन सब लोगों ने काफी सारी जगहों पे देखा है। एक सेल के पीछे दूसरा सेल, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से सिंथेसाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे वॉकमैन्स वॉकी टॉकीज में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन बड़े कॉमन है, मगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा होगा बहुत फ्रीक्वेंटली, बड़ा कॉमनली, एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा और तीसरा सेल इस तरीके से ये रहा, और इन तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल में ये एक तरफ से उठा लेता हूं और ये जोड़ दिया, और इन सबका जो टर्मिनल है दूसरा वाला उसको मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। ऐसा आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ये ऐसा कॉमनली दिखता नहीं है, मगर ऐसा इस्तेमाल होता है। मतलब सीरीज के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी इस्तेमाल होते हैं, ये इन्वर्टर्स में होते हैं, और जहां पे बैटरी बैकअप देना पड़ता है, जैसे एटीएम सेंटर्स हो गए, एटीएम सेंटर्स में एटीएम मशीन लगती है ना, और उसका काफी लोड रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को पैरेलल में लगा देते हैं, काफी सारे सेल्स को, ताकि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिले, काफी लंबे समय तक मिले। तो अगर बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है, तो ज्यादा बैटरी बैकअप देना पड़ता है ना। और इसको इनफैक्ट बैटरी रूम्स कहते हैं। जो एटीएम सेंटर्स में जहां मशीन लगी रहती है, मशीन के पीछे एक बैटरी रूम होता है, वहां पे ढेर सारी बैटरी होती है कि इनकेस अगर लाइट कभी चली जाए तो बीच ट्रांजैक्शन में अगर लाइट चली जाए तो आपका ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो बीच में रुक जाए कि आपने 5000 निकाले और 2000 तो निकल गए, उसके बाद लाइट चली गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए पीछे बैटरी रूम होता है, पूरा बैटरी बैकअप होना चाहिए, और अगर बैटरी बैकअप एप्रोप्रिएट नहीं है तो वो मशीन वहीं के वहीं बंद हो जाती है। तो सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर्स के पढ़े हैं, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टर्स के पढ़े हैं, वैसे ही सेल्स के भी होते हैं। सेल्स में भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं। गॉट द पॉइंट? अब हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, और खास तौर पे हम लोग दो ही तरीके के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज और एक पैरेलल। चलिए हम लोग सेल्स को लगाते हैं सीरीज में। सीरीज में एक सेल के पीछे दूसरा सेल कुछ इस तरीके से लगता है,
मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसी के पीछे मैंने दूसरा सेल लगा दिया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मान लीजिए इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है उसको हम लोग मान लेते हैं से इस तरीके से, ऐसा, इसका EMF E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो टर्मिनल से कॉर्नर वाले, मैं मान लेता हूं इसको AB, तो AB यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए बीच में कोई एक पॉइंट को मैं मान लेता हूं C, तो वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AC प्लस वोल्टेज अक्रॉस CB, कुछ इस तरीके से। अब वोल्टेज अक्रॉस AB, हम लोगों के पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V प्लस IR, करेक्ट? E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो हम लोग लिख सकते हैं V E इज इक्वल टू V प्लस IR। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा जा सकता है? यहां पे भी लिखा जा सकता है E1 इज इक्वल टू V AC प्लस IR1, और इसके लिए लिखा जा सकता है E2 इज इक्वल टू V CB प्लस IR2। देखिए सीरीज में करंट होता है हमेशा कांस्टेंट, तो जो दोनों का मिलकर के करंट निकलेगा वही करंट यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। तो सीरीज में करंट होता है कांस्टेंट, तो उसी के हिसाब से मैंने ये लिखा है, सब में करंट रखा है कांस्टेंट। अब V अक्रॉस AB इज इक्वल टू V अक्रॉस AC प्लस V अक्रॉस CB, तो V अक्रॉस AB कैसे लिख सकते हैं? E माइनस IR, E माइनस IR, दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा E1 माइनस IR1, और इसका आ जाएगा E2 माइनस IR2, तो E माइनस IR हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। तो यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए E यहां पे, तो यहां पे E1 प्लस E2 माइनस, यहां भी माइनस, I यहां पे भी I, और यहां पे R, तो यहां पे R1 प्लस R2। तो यदि हम लोग कंपेयरिंग तो हमें मिलेगा नेट EMF इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और नेट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब सीरीज के अंदर में EMFs भी ऐड होते हैं एंड एट द सेम टाइम इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी ऐड होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंसेस वैसे ही ऐड होते हैं जैसे सीरीज में ऐड होते हैं, और EMF भी ऐड होते हैं। मगर ये तब की बात है जब आपने एक सेल को लेकर के दूसरे सेल के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर यदि आपने सेल्स ऐसे लगा दिए से कुछ इस तरीके से E1 और E2, और मान लीजिए इस केस में E2 इज ग्रेटर देन E1 है, E2 इज ग्रेटर देन E1 है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये बड़ी बैटरी है तो करंट तो इसी के हिसाब से निकलेगा, मगर
चूंकि ये उल्टे डायरेक्शन में लगी हुई है, ऑपोज कर रही है ना ये, तो यू कैन से कि ये वाली बैटरी इसको चार्ज कर रही है, ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है। इस केस में जो है हम लोग ईएमएफ लेते हैं E2 माइनस E1। करंट का वही डायरेक्शन होगा जो बड़ी बैटरी का होगा। ओके, अच्छा, तो इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है किसका ईएमएफ ज्यादा है और यू कैन से किसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईएमएफ बहुत बड़ा है मगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा है, तो आपको नेट आउटपुट मिलता है थोड़ा सा। कभी कभी होता है ईएमएफ छोटा है मगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी छोटा है, जिसके कारण उसका टर्मिनल वोल्टेज बड़ा मिलता है। तो जो भी बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा वो बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज कर रही होगी, ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे। गॉट द पॉइंट? तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज का। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड होते ही है और ईएमएफ भी ऐड होते हैं मगर विद साइन। अगर सेम प्लस माइनस लगे तो ऐड होंगे, प्लस माइनस प्लस लगे तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। और बड़े पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं किसमें से कौन ऐड के सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, गॉट द पॉइंट? ये चीज हमें तब बेहतर समझ में आएगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अभी थ्योरेटिकल है मगर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इससे भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग बैटरीज को लगाते हैं, सेल्स को लगाते हैं पैरेलल में। तो जब हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, मैं ऐसी दो सेल्स ले लेता हूं, ये मेरा पहला सेल, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों सेल्स को मैंने लगा दिया है पैरेलल में, करेक्ट? पैरेलल में मैंने दोनों सेल्स को लगा दिए हैं और इस सेल का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ओके, अब ये जो दो टर्मिनल्स हैं मैं नाम दे देता हूं इसका A एंड B। इसी का इक्विवेलेंट फिगर जो बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो मैं बना देता हूं कुछ ऐसे, ये, और यहां पे भी अपन लिख देते हैं A एंड B। इसका इक्विवेलेंट फिगर है, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब हम लोग देख सकते हैं चूंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा। अपन मान लेते हैं लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू V, करेक्ट? तो पहले सेल के लिए फॉर सेल नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू V प्लस I1 इंटू R1। मान, क्योंकि अब करंट तो अलग अलग हो सकता है ना, यहाँ पे मान लीजिए अगर करंट है I का तो हो सकता है यहाँ पे I1 का और यहाँ पे I2 का और ये दोनों का मिला करके I। ऑपोजिट भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें जब न्यूमेरिकल्स में आती है तब हमें बेहतर समझ में आती है। अभी तो हम लोग जनरलाइज केसेस लेकर के चलते हैं। तो सेल 1 के लिए मेरे पास आ गया E1 इज इक्वल टू V प्लस I1 R1। यहां से मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली मैं सेल 2 के लिए ले लेता हूं, ये जो सेल 2 है इसमें आएगा E2 इज इक्वल टू V प्लस I2 R2। तो यहाँ पे I2 मिल जाएगा मुझे E2 माइनस V अपॉन R2। ये मैंने I1 I2 क्यों निकाला? क्योंकि इन दोनों का सम ही करंट अपने को I में मिल रहा है। करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू यहां से कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो I को लिख सकते हैं E माइनस V अपॉन R। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो हमें क्या मिलेगा? E अपॉन R माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो E अपॉन R माइनस V 1 अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब जरा देखिए, मैंने 1 अपॉन R कंपेयर करेंगे तो देखिए ये इसके जैसा मिलता है, करेक्ट? और हम लोग कंपेयर करें तो ये मिलता है हमें किसके जैसा? इसके जैसा। तो यदि हम लोग कंपेयरिंग करें तो हमें क्या मिलेगा? E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 upon R2 and 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो ये तो वही फॉर्मूला है जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंसेस ऐड होते थे। पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंसेस ऐड होते थे अभी भी वैसे ही करना है, ठीक है? ये जो है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इसके जैसे ही ऐड करना है अपने को। हाँ, ये एक नया मिला है कि इन पैरेलल रेशियो ऑफ EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से होता है कि इन सबका रेशियो, जितने भी सेल्स है इन सबका रेशियो इनके रेशियो के बराबर मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है तभी हम पैरेलल में उसको लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यही चीज अगर मान लो फॉर n नंबर ऑफ सेल्स के लिए लेना है, फॉर n सेल्स, तो n सेल्स के लिए क्या आएगा? E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 डॉट 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 En अपॉन Rn। कुछ इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस लेंगे, ठीक है? खैर, ये ज्यादा बेहतर तरीके में किरचॉफ्स रूल पढ़ते टाइम आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स करते टाइम आएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोगों को पता चलता है। गॉट द पॉइंट? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने के लिए न्यूमेरिकल्स करने जरूरी है। तो आप इन्हें फटाफट बताइए, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं।